हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेरा डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड आरबीआई एक्ट विच वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अपने साथ में लेकर बैठे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेरी अगर कोई आवाज अजीब लग रही है तो सॉरी, बिकॉज आज मेरी तबीयत खराब है। बाहर की डिस्टर्बेंस के लिए भी सॉरी, प्लीज बेयर विद मी। एंड अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो, मैं छोड़ के जाऊं, तो उसके लिए भी सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमारा पर्पस क्या होता है कोई भी एक्ट को लाने का, हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सो जो आरबीआई एक्ट है जो हमारा 1935 में जो आया, उससे पहले काफी सारे बैंक्स हमारे इधर उधर क्लस्टर्स वे में एस्टेब्लिश थे। जैसे हमारा फर्स्ट बैंक इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1920 और कुछ और अदर्स बैंक्स जो पूरी सीरीज है वो सारे अवेलेबल थे, पर कोई भी सेंट्रलाइज वे नहीं था। फिर उसके बाद हमारा हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में था, रॉयल कमीशन भी बोला जाता है, द बैंक कमीशन, उसने सजेस्ट किया क्यों इतने क्लस्टर्स वे में हम बैंक को मैनेज करते हैं, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज और इन सबको मनी बैंकिंग इशू नोट्स को हम लोग मैनेज करते हैं, क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज वे ऑफ कमीशन पर सेंट्रलाइज वे बनाए जो सारी चीजों को, इन सब चीजों को डील करे। तो हमने बनाया। फिर उसके बाद आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ हमारा अप्रैल 1 1935 में हमारा एस्टैब्लिश हुआ। अब जब ये एस्टैब्लिश हो गया तो इसके बाद काफी सारी चेंजेस भी आए और काफी सारी चीजें भी हुई। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, आरबीआई के फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है आरबीआई का एक फीचर्स है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्या हमारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। फिर ये करेंसी कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है करेंसी को इश्यू कराना, उसको लीगल टेंडर से अप्रूव कराना, उसको डिमिनिश मतलब उसको हटाना, उसको डिलीट करना। ठीक है, हम वो देखेंगे आगे किसकी रिकमेंडेशन पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ये क्रेडिट सिस्टम मैनेजमेंट को भी इसको ये करता है, मैनेज करता है, क्रेडिट सिस्टम को भी मैनेज करता है। बैंक नोट्स को इश्यू करने का काम भी इसका ही है। फिर उसके बाद रिजर्व मैनेजमेंट को भी इश्यू करते हैं कि कितना मिनिमम रिजर्व कौन सी बैंक और कितने बैंक हम लोग वो करेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाता है जो हम एमपीसी के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे कुछ की फीचर्स है जो बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसकी इनैक्टमेंट डेट तो हर किसी को याद रहनी चाहिए, जो कि है 1 अप्रैल 1935। ये नेशनलाइज हुआ था जनवरी 1 1949 को। नेशनलाइज मतलब ये पहले जो था आरबीआई जो था हमारा, वो प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक था। ये प्राइवेटाइजेशन हो रखा था इसका। तो ये पब्लिक ने कब इसको ओनरशिप में लिया था, वो लिया था 1 जनवरी 1949। और ये किस एक्ट के थ्रू दिया था, वो लिया था आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1984 के थ्रू इसने इसको ट्रांसफर में लिया था। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ आ गई कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कैसे ये हमारा प्राइवेटाइजेशन से हमारा गवर्नमेंट में इंक्लूड हुआ। सॉरी, मैंने कहा था ना बेयर विद मी। ठीक है, अब ये रिकमेंडेड बाय द हिल्टन यंग कमीशन था, रॉयल कमीशन था, 1926 में बना हुआ था। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनएक्टेड हुआ हम 1934 में, फिर हमने इसको स्टैब्लिश किया। हमारा बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था, जो अप्रैल 1 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, वो कैलकाटा में हुआ था। फिर 2 साल बाद 1937 में ये हमारा शिफ्ट हो गया मुंबई में, जो अब है हमेशा के लिए। 1 जनवरी 1949 में ये बैंक जो है वो हमारा नेशनलाइज हो गया था पब्लिक ने ओनरशिप में, पब्लिक ट्रांसफर एंड ओनरशिप एक्ट 1984 के थ्रू। फिर उसके बाद ये एक एशियन क्लियरिंग यूनियन मेंबर भी बन गया था, एज ए एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर भी बन गया था। टोटल चैप्टर इसके 4 है, चैप्टर्स इसमें टोटल 4 है, सेक्शन 61 है और टोटल शेड्यूल्स 4 है, जिसमें से सिर्फ 2 शेड्यूल्स इसके एक्टिव है। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है एरियाज और ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई। सेकंड शेड्यूल बात करता है हमारा, पहला एरिया, सेकंड शेड्यूल बात करता है हमारा शेड्यूल बैंक्स ऑफ आरबीआई कितने हैं, कैसे स्टैब्लिश हुए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसका ओवरव्यू पढ़ लिया। अब सीधे चलते हैं इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारा बोलता है एक्सटेंट एंड शॉर्ट क्लॉजेस, वो यही बोलता है, इसको आरबीआई एक्ट 1934 बोलते हैं और ये पूरी होल इंडिया में लागू होता है। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर से भी हट गया है। ठीक है,
अब सेक्शन 2E हमारा बात करता है शेड्यूल बैंक्स की। शेड्यूल बैंक्स, ऑल द बैंक्स व्हिच वाज मेंशन्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल्स ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड हमारा बात करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक। 2H हमारा बात करता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जिसमें इंक्लूड्स है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, पिसिकल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ये सारा है हमारा सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में एक्चुअली अगर आप सेंट्रल बोर्ड की डेफिनेशन सोचे तो 2C में है। आई डोंट पर्टिकुलर रिमेम्बर द ऑप्शन जो 2C आई मतलब मुझे वो याद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 3 हमारा बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो फंक्शन की बात करता है कि ये टेक ओवर करता है करेंसी को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कैरी करता है बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। Section 3 Establishment and Incorporation of the Reserve Bank. A bank is to be called Reserve Bank of India shall be constituted for the purpose of taking over the management of the currency from the central government and carrying on the banking business of banking in accordance with the provisions of the act. ठीक है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले है टेकिंग ओवर द करेंसी बाय द करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टेकिंग ओवर द करेंसी ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस। दूसरी चीज बैंकिंग बिजनेस को कैरी कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। दो फंक्शन इसके इम्पोर्टेंट है। आगे इसको बोलता है कि बैंक जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाएगी कॉर्पोरेट बॉडी। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, जो हमने कॉमन ये सारी चीजें हमने कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ ली, तो ये सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी एप्लीकेबल है। ये थोड़ा मैंने ये मैंने अच्छा ओके यहाँ पर हम लोग बेयर एक्ट से थोड़ा हटते हैं, थोड़ा इसकी जनरल नॉलेज के बारे में पूछते हैं क्योंकि काफी चीजें पूछी जाती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 21 मेंबर्स है। उसका कॉम्पोजिशन हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 में कौन कौन है। पर इसमें कौन कौन होता है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नर डिप्टी गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जो सेक्शन 9 के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। इसमें जो अभी है जो आपको याद रखना है, जो आपको पूछ सकते हैं कि 4 डिप्टी गवर्नर्स हमारे कौन कौन से हैं। डायरेक्टर्स नहीं, 4 डिप्टी गवर्नर्स। इसमें डायरेक्टर्स अलग है, सेक्शन 9 में 4 डायरेक्टर्स की बात करता है, बट सेक्शन 8 में जब कॉम्पोजिशन की बात करता है तो वो बोलता है कि गवर्नर्स होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे। तो सबसे पहले एम स्वामीनाथन, फिर उसके बाद है डॉक्टर पूनम गुप्ता, फिर उसके बाद श्री चंद्र मुर्मू, और जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जो मार्च या आई थिंक अप्रैल में अपॉइंट हुआ है, वो है रोहित जैन, जो एज अ डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो ये एज अ जनरल नॉलेज आप देख लीजिएगा। ये सारे मेंबर्स होते हैं जितने भी हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, प्रिंसिपल चीफ, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स एंड एक्सेट्रा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इससे आप एक ओवरव्यू देख के चले जाइए, ये पूछेगा भी नहीं कभी भी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई क्या है, तो इसका है टू सुपरवाइज एंड अंडरटेक इनिशिएटिव्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टिंग कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अभी किस किस को रेगुलेट करता है, सारे फाइनेंशियल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या कमर्शियल बैंक्स को, या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, सबको ये सुपरवाइज करता है, उसके लिए इनिशिएटिव देता है। मतलब एनबीएफसी को भी रेगुलेट आरबीआई एक्ट 1934 करता है। सॉरी, ठीक है, तो एनबीएफसी को भी आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसको रेगुलेट होता है, क्योंकि इसमें लिमिट भी बता रखी है एनबीएफसी को एस्टेब्लिश करने की क्या क्या लिमिट है, और उसके अंदर वो क्या कहते हैं काम करता है। अगर हम लोग इसमें अगर डेप्थ में जाकर आपको कभी पूछे तो एनबीएफसी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 से रेगुलेटेड होता है। कौन से चैप्टर के थ्रू, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में वो होता है, क्या कहते हैं। और इसका कुछ स्केल बेस्ड रेगुलेशन भी बना रखे हैं, जिसमें मैं टॉप 4 आपको टायर बता दूंगी। इसके टॉप 4 टायर्स है स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के बेस पे। इसमें इन्होंने क्या कहते हैं लिमिट सेट कर रखी है कि इतने से इतने एनबीएफसी इतने में आएंगे, और इसमें ये होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है।
कुछ इनिशिएटिव लेता है, उनको रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक इंस्पेक्शन, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करता है, एंड ऑडिटर्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अब आरबीआई में जो जो एक्ट्स है वो एडमिनिस्टर इन सारे एक्ट्स को करता है। देखो आरबीआई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो एडमिनिस्ट्रेट होती है वो इन सारे एक्ट के थ्रू होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, पब्लिक एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है 1949, जिसमें आपको बता रखा है कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर्स बता रखे हैं, कब वो बंद होगा, क्या होगा, पूरा प्रोसीजर्स आपको बता रखे हैं कि मिनिमम कितना रखना है हर बैंक को वगैरह। फिर फेमा एक्ट 1999 जो डील्स करता है कि आउटसाइड हम लोग जब डीलिंग करते हैं। सरफेसी एक्ट जो हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है उनकी। फिर उसके बाद क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, फिर उसके बाद पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आरटीजीएस एंड ये हमारा जो एनटीएफसी जो होता है, एनटीएफएस, आरटीजीएस एंड क्या था वो, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये सारे वो करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। पेमेंट रेगुलेशन सेटलमेंट एक्ट को पढ़ेंगे। फैक्टरिंग रेगुलेशंस एक्ट 2011 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन 4 हमारा बात करता है कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई अपना मिनिमम कैपिटल अमाउंट कितना रखेगा, तो 5 करोड़ रखेगा पर 100 शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। सेक्शन 4 याद रहेगा। सेक्शन 3 आपको याद रहेगा, 2 फंक्शन दे रखे हैं। सेक्शन 4 कहता है 5 करोड़ आपके पास होना चाहिए विद 500 ईच पेड अप कैपिटल के थ्रू। सेक्शन 6 बात करता है कि आपकी जो ब्रांचेस है, ऑफिसर की ब्रांचेस है, वो कहाँ होना चाहिए। देखो मेन तो है आपका वो मुंबई में ही है, पर और कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हो सकता है, तो वो हो सकता है बॉम्बे, कैलकाटा, BCDM। मैंने ये बनाया था बड़ी, इसका मैंने एक वो बनाया था, एक सेकेंड। सेक्शन 6 बेरक का जो मैंने बिल्कुल डायरेक्ट बेरक लिखी हुई है, हाँ बड़ी सीएम, इसका मैंने बना रखा है बड़ी सीएम। अब ये बड़ी सीएम क्या होता है, हाँ बड़ी सीएम, डी से बॉम्बे, डी से दिल्ली, सी से कैलकाटा, एम से मद्रास, ठीक है। तो ये बड़ी सीएम भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको याद रखने के लिए। आप ये आसानी से याद रखोगे बड़ी सीएम। हमारे भाई दिल्ली में बड़ी सीएम रहती है, तो वो अलग बात है, हम लोगों को ज्यादा पता नहीं है उनके बारे में, क्या करती है क्या नहीं करती, पर उनके बारे में जाएंगे नहीं। बड़ी सीएम, बी से बॉम्बे, सी से कैलकाटा, डी से दिल्ली और एम से मद्रास, ये सारे जगह आरबीआई अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकता है। और इसके जो ब्रांचेस है वो कहीं भी हो सकते हैं विद इन इंडिया। प्रायर सैंक्शन को होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सेक्शन 4 सेक्शन 5 तक हो गया, सेक्शन 6 तक हो गया। सेक्शन 8 हमारा बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड फॉर द टर्म ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि मैंने बताया इसमें एक गवर्नर होगा, जो अभी जो करंट गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी है। फिर उसके बाद इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर होंगे, मैंने उसके भी नाम बता दिए। स्वामीनाथन जी है, फिर डॉक्टर पूनम चंद्र गुप्ता है, श्री चंद्र मुर्मू है और रोहित जैन है। ये याद रखिएगा, रोहित जैन अभी अपॉइंट हुए थे, न्यूली अपॉइंटेड रोहित जैन है। फिर उसके बाद 4 डायरेक्टर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 डायरेक्टर्स होते हैं। वो 4 डायरेक्टर्स जो सेक्शन 9 के थ्रू लोकल बोर्ड्स के से अपॉइंट होते हैं। ये जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं हम लोग सेक्शन 9 में पढ़ेंगे कैसे अपॉइंट होंगे, वहां पर हम लोग डिटेल पूरा पढ़ेंगे कौन कैसे अपॉइंट होता है। उसकी जगह 10 डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, वो हमारे अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फैक्टर रेगुलेशन एक्ट 2011। गवर्नर का टेन्योर 5 इयर्स होता है और सीजी अपॉइंट करते हैं, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर जो है अपॉइंट होंगे वो 4 इयर्स के लिए होंगे और उनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है 2 टर्म्स के लिए। देखो जो हमारे डिप्यूटी गवर्नर्स और गवर्नर्स होंगे वो 5 इयर्स के लिए होंगे, उनको री अपॉइंटमेंट हो सकता है। बट ये जो हमारे डायरेक्टर होंगे वो हमारे 4 इयर्स के लिए होंगे और इनका मैक्सिमम 2 टर्म्स होगा, ठीक है। मैंने सेक्शन 4 शायद दोबारा, सेक्शन 8 दोबारा से रिपीट कर लिया, थोड़ा इसमें है। हाँ, फिर सेक्शन 9 जो मैंने आपको बोला ना, वहाँ पर 4 डायरेक्टर्स हो रहे हैं, तो वो लोकल बोर्ड के हो रहे हैं, वो 4 अदर रीजन्स के थ्रू हो रहा है, मतलब डिफरेंट रीजन्स के थ्रू हो रहे हैं। वो भी अपॉइंटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और वो रिप्रेजेंट करेंगे हर उस रीजन्स की टेरिटोरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो कोऑपरेटिव और इंडिजीनियस बैंक में होंगे वो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। सेक्शन 3 हमारा एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक। सेक्शन 4 हमारा बात करता है कि कितना पेड अप कैपिटल होगा। सेक्शन 6 हमारा बात करता है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। सेक्शन 8 हमारा बात करता है कॉम्पोजिशन की। यहाँ तक हमारा क्लियर है पूरा का पूरा।
ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 13 बात करता है मीटिंग्स कन्वेड बाय द गवर्नर एट लीस्ट 6। सेक्शन 13 बात करता है मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, अभी सेंट्रल बोर्ड जो होगी, जो मैंने ऊपर बात की सेक्शन 8 की, वो कब कब मीटिंग करेगा, तो मीटिंग कर सकते हैं 6 टाइम्स इन ईच ईयर, मतलब एक क्वार्टर में एटलीस्ट 1 मीटिंग तो होगी। ठीक है, 6 टाइम्स इन ईयर, और या फिर एक क्वार्टर में एक मीटिंग। ठीक है, फिर उसका सेक्शन 17 बात करता है बैंकिंग बिजनेस की। सेक्शन 17 की बैंकिंग कौन कौन सा बिजनेस कैरी कर सकती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन 5 है कि वे एंड मीन्स एंड एडवांसेस जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कितनी हो सकती है। हाँ, तो वेज मीन्स एंड एडवांसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, WMA टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसका मैक्सिमम फ्रेम ऑफ टाइम होगा 3 मंथ्स। अब ये वेज मीन्स एंड एडवांसमेंट होता क्या है, तो ये टेम्पररी लोन फैसिलिटी होती है जो रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है सेंट्रल को टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, ताकि वो टेम्पररी मिसमैचेस को वो कर सके। तो इसकी रिपेमेंट की टाइमलाइन है, ये मैक्स टाइम फ्रेम इसका रिपेमेंट टाइमलाइन है, ये 3 मंथ्स के लिए होगा, जो कि 90 डेज भी कहते हैं। टाइमलाइन, ओके, इससे आपको याद रहेगा। तो इसका जो मैक्सिमम फ्रेम ऑफ टाइमलाइन है रिपेमेंट की, तो इसका 3 मंथ्स है, जो कि हम 90 डेज भी कह सकते हैं। तो बेस मीन्स ऑफ एडवांसेस जो शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन्स होते हैं, जो कि सेंट्रल RBI हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टाइमलाइन है वो 3 मंथ्स है। देखते हैं इसकी स्टेट गवर्नमेंट की भी टाइमलाइन भी 3 मंथ्स ही है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के वैसे WMA होते हैं, एक स्पेशल WMA होता है, एक नॉर्मल WMA होता है। तो ये जो होता है कोलेट्रल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्पेशल जो होता है वो कोलेट्रल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है। नॉर्मल जो होता है वो क्लीन एडवांसेस और विदाउट कोलेट्रल के थ्रू अपॉइंट वो दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया WMA क्या होता है। बाकी हम इसको अगर होगा तो आगे आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको डिटेल वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 18 बात करता है हमारा डिस्काउंटिंग बिल्स का। तो डिस्काउंटिंग बिल्स RBI कब देगा, तो व्हेन अ स्पेशल ओकेजन है, सॉरी, हैज अराइजन एंड मेकिंग नेसेसरी टू रेगुलेट क्रेडिट इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड कॉमर्स। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन से अराइज होगा और ये नेसेसरी होगा कि वो ट्रेड कॉमर्स के लिए उसको वो स्पेशल डिस्काउंट बिल्स प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद सेक्शन 19 कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के लिए बताता है। ऑफ कोर्स आपने मैंने आपको सेक्शन 3 उसमें बताया था बैंकिंग रेगुलेशंस में, कि एक बैंक जो है वो सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकता है। तो वो ट्रेड और जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है, जो कोलेटरल कमर्शियल इन नेचर होता है, इंडस्ट्रियल और अंडरटेकिंग में होता है, वो उन सब बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो सेक्शन 19 उसको एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड करता है। सेक्शन 20 बात करता है बैंकिंग। सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो आगे जो आएंगे कभी कभी उनके सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सेक्शन 20 बात करता है बैंकिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। अब मैंने आपको बताया ये जो बैंकिंग है वो टेक ओवर द गवर्नमेंट, वो करेंसी रेगुलेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये ऑब्लिगेशन होती है बैंक के ऊपर कि वो बिजनेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बिजनेस को ट्रांजेक्ट करे। अब इसको पढ़ते सेक्शन 20 को, एक सेकंड में दे रखती हूँ। हाँ, Section 20 Obligation of the bank to transact with government business. Bank shall undertake to accept monies for account of the central government and to make payments up to the amount of the standing to the credit of its account and carry out its exchange, remittance and other banking operations including management and public debt of the union. मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्सेप्ट करेगी, क्या कहते हैं, देगी, पेमेंट करेगी, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग एक्टिविटीज जितनी भी ऑपरेशन है वो कंडक्ट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इसके ऊपर ऑब्लिगेशन दे रखा है, ना कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, सेक्शन 20 याद रहेगा। अब हमने सेक्शन 3 कॉम्पोजिशन के बारे में, वो क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन के बारे में। सेक्शन 4 हमारा जो पेड अप कैपिटल है। सेक्शन 6 हमारा बात करता है ऑफिसेज एंड एजेंसीज की। सेक्शन 8
जो कि हमारा बात करता है कंपोजिशन और उसकी सेक्शन 9 मैंने आपको 4 डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं बता दिया। जनरल मीटिंग्स कब कब होगी, सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कितनी टाइमलाइन में रीपेमेंट देना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 डिस्काउंटिंग बिल्स क्या होता है। सेक्शन 20 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट वाज द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक टू ट्रांजैक्ट विद गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। Now move on to the section 21 which talks about the bank to have transact to government business of India. तो सेक्शन 21 बात करता है बैंक टू हैव राइट टू ट्रांजेक्ट। अब इसमें राइट की बात करते हैं, उसमें ऑब्लिगेशन इज एंड राइट टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया। Central government shall entrust the bank or such conditions may be agreed upon with all its money remittances, exchanges and banking transaction in India. Particular shall deposit free of interest in cash balances with bank. Central government shall entrust bank on such conditions or may be agreed upon with the management of the public debt with the issue of new loans. In the event of any failure, reach agreement of the conditions referred to the section of central government shall decide that condition shall be एनी एग्रीमेंट मेड अंडर द सेक्शन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट ही इसके ऊपर एक राइट इशू कर रहा है कि आप सेंट्रल बैंक को आप हमारे बिहाफ पे कोई भी बिजनेस के लिए आप इंटरेस्ट हो कि कोई भी बिजनेस ऑपरेशन आप हमारे बिहाफ पे कर लो। सेक्शन 21A बात करता है बैंक टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ स्टेट्स ऑन एग्रीमेंट। अब ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो बिजनेस ट्रांजेक्ट कर रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर सकता है। द बैंक में याद रखिएगा, मे बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडरटेक। तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन के बेस पे है कि बैंक जो है वो विद एग्रीमेंट अगर होगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से तो अंडरटेक कर सकते हैं ये सारे बिजनेस जो मैंने अभी मेंशन किए थे, जैसे कि एक्सेप्टिंग मनी, रेमिटेंसेस, एक्सचेंज, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और फ्री डिपॉजिट, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, कैश बैलेंसेस एट बैंक एक्सेट्रा, ये सारे, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो लेट होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। स्टेट में है और सेंट्रल के थ्रू इसकी ऑब्लिगेशन है, उसका राइट है। सेक्शन 20 में ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 21 में इसका राइट है। फिर उसका सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू, ये सीधे इसका सेक्शन नंबर पूछ लेता है। तो राइट टू इशू बैंक नोट्स, बैंक shall have the sole right to issue bank notes. It is just a central bank which is RBI जिसके पास एक sole right है, मतलब सॉरी सोल राइट है कि ये एक अथॉरिटी है जो हमारे बैंक नोट्स और कोई भी नोट्स इश्यू कर सकती है फॉर अ पीरियड। फिक्स कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड इसको रिकमेंड करेगा, फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड का रिकमेंडेशन होगा, पीरियड फिक्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। करेंसी इश्यू कर सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 बात करते हैं डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स की। इसमें अगर मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता दूं कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द नोट्स कौन से बैंक इशू कर सकता है, वो 10,000 है। फिर उसके बाद ₹1 का नोट वो इशू नहीं कर सकता, इसमें भी सेंट्रल बोर्ड के थ्रू ही इशू करेगा ये सारे नोट्स भी, ठीक है। और जैसे 2000 का नोट था वो उन्होंने करा था, पर ₹1 का नहीं कर सकता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही होगा। और अगर कोई भी डिसकंटिन्यूएंस करना है तो फिर वो करेगा, वो भी सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन के थ्रू उसको वो कर देगा, बंद कर देगा उसी नोट को, ठीक है। सेक्शन 26 बात करते हैं लीगल टेंडर, करेक्टर ऑफ नोट्स गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर। सेक्शन 26 बात करता है लीगल टेंडर की। सेक्शन 26 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एज अ आम नागरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 26 जो बात करता है वो कहता है कि आपके पास ये जो आपने बैंक के वो जो लिखा होता है, मैं धारक आपको ये अता करता हूँ, जो भी उसमें वो प्रॉमिस लिख रखा होता है वो ऑब्लिगेशन है कि ये भाई लीगल टेंडर है। अब आप मना नहीं कर सकते, जो ये मना कर देते ना कि भाई ₹10 का नोट आजकल मैंने सुना है बंद कर दिया, ये सब कर दिया, तो ये सेक्शन 26 में प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट आप नहीं मना कर सकते, वो ऑथोराइज है कि वो लीगल टेंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लीगल टेंडर पे वो करता है, वो सेंट्रल बोर्ड के करता है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। सेक्शन 28 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 28 बात करता है इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड स्पेशल रुपीज नोट। सेक्शन 28A भी स्पेशल नोट्स की बात करता है। सेक्शन 29 कहता है कि बैंक के नोट्स के ऊपर है वो एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर बैंक को जरूरी नहीं है, वो बैंक के ऊपर बैंक को एग्जेम्पशन है कि वो स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं करेगा अंडर स्टैम्प एक्ट 1899,
ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 33 बात करता है मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड कॉइन। हाँ, बैंक के पास मिनिमम गोल्ड कॉइन का रिजर्व होता है अंडर लेस देन 200 करोड़ इसका होता है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन होता है इसका 115 करोड़। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा इसकी। बस ये सेक्शन नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सेक्शन, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना, आप इतने सारे बेरक्स वगैरह हल्दी से एक दो क्वेश्चन ही लेते हैं। तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 20, सेक्शन 22 है ना, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 22 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारे 26 लीगल टेंडर की बात करते हैं, सेक्शन 30 ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 40, एक सेकेंड, हाँ, सेक्शन 42 बात करता है कैश रिजर्व ऑफ द शेड्यूल बैंक से टू बी केप्ट विद बैंक। अब जो कैश रिजर्व होगा शेड्यूल बैंक कितना कैप करेगी बैंक से, तो फिर इसमें है कि शेड्यूल बैंक जो है वो मिनिमम कैश रिजर्व कितना बैंक पे कर सकती है। ये मैंने मेंशन नहीं किया। वैसे ये जो वो करेगी, क्या कहते हैं, कैश रिजर्व वो करेगी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। हाँ, तो सेक्शन 42 में बोलता है कि कैश रिजर्व एक शेड्यूल बैंक हमेशा कैप्ट रखेगी अपने बैंक को। अब ये जो कैलकुलेशन होगा कि वो कितना कैश रिजर्व बैलेंस अपने पास मेंटेन रखेगी, तो ये होगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, इसकी कोई फ्लोर सीलिंग बताई नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट बताई नहीं है कि सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल बैंक कितना वो रखेगी। पर इसमें यह जरूर बता रखा है कि अगर उन्होंने फेल कर दिया उस जो नेट जो बेस परसेंटेज जो कैलकुलेट हुआ नेट डिमांड्स एंड टाइम लाइबिलिटीज के बेसिस पे, तो उनको कितना रेट पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, तो उनको बैंक रेट प्लस 3% उनको पे करना पड़ेगा। और अगर सब्सिक्वेंटली इसमें और अगर कंट्रोवेंशन हुआ उतना सीआरआर रखने में, तो प्लस 5% उसको करना पड़ेगा। ठीक है, कैश रिजर्व रख लिया। अब वो कब कितना कैश रिजर्व कब रखेंगे, तो ये है कि फोर्टनाइट पीरियड पे रखेंगे। तो 1st to 15th डे ऑफ ईच मंथ ऑफ कैलेंडर, जैसे 1st to 15th यहाँ पर वो उस रात को क्या कहते हैं शाम को उसको उतना कैश रिजर्व होना चाहिए। और 16th डे भी कैलकुलेट होगा, बोथ और इंक्लूसिव, मतलब ये सारे 15th और 16th डे कैलकुलेट होगा कि लिमिटेशन पीरियड में कि आपको इतना सीआरआर रखना है शेड्यूल बैंक को। ठीक है, सेक्शन 42 याद रहेगा। सेक्शन 45 बात करता है आरबीआई कैन अपॉइंट एजेंट्स फॉर मेंटेन सर्टेन ऑपरेशंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 45IA जो एनबीएफसी की बात करता है, मैंने आपको बताया था उसमें चैप्टर 3 में बोला था कि आरबीआई एक्ट में कि एनबीएफसी क्या होता है, तो चैप्टर 3 में बोला था। तो 45I में एनबीएफसी जो होगा वो अपना जो बिजनेस होगा वो विदाउट सर्टिफिकेट के कैरी नहीं करेगा, और उसके पास कितना फंड होना चाहिए 2 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक। ठीक है, 2 करोड़ मिनिमम है, 100 करोड़ मैक्सिमम है। अब इसमें जो है इन्होंने 4 वो बांट रखे हैं, क्या कहते हैं, 4 डिविजन्स का रखे कि इतने इतने ऐसे रेगुलेट होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। 45IC जो है वो रिजर्व फंड की बात करता है कि अगर इससे कम का रिजर्व फंड रखा हो, एनबीएफसी क्रिएट अ रिजर्व फंड विच इज, इसको रिजर्व फंड कितना रखा, 20% लेस नहीं होना चाहिए इसका नेट प्रॉफिट से। ठीक है, 45Z ये बात करता है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करता है, और वो इस पे मेंटेन होता है, सीपीआई पे मेंटेन होता है। पहले ये डब्ल्यूपीआई था, अब उर्जित पटेल कमेटी से रिकमेंडेड होकर ये सीपीआई हो गया है। इन्फ्लेशन रेट जो सीपीआई था वो रिवाइजेबल है 5 ईयर में। तो पहले डब्ल्यूपीआई था, सीपीआई या अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया है। इस बार इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है। अगर आप इस वीडियो को जिस टाइम पे देख रहे हैं, अगर आपका वो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन कंप्लीट हो गए, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेट होने लग गया है। 45ZP बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, और गवर्नर बैंक के द्वारा इसमें एस्टैब्लिश होगा। गवर्नर बैंक होगा इसमें, ठीक है, चेयरपर्सन होगा, डिप्यूटी गवर्नर बैंक भी होगा, वो इंचार्ज ऑफ द एमपीसी होगा। भाई ये
कौन खरीद रहा है। चलो, गवर्नर ऑफ बैंक होगा जो चेयरपर्सन होगा, डिप्यूटी गवर्नर होगा वो इंचार्ज ऑफ एमपीसी होगा, और 1 ऑफिसर होगा वो सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा, और 3 पर्सन होंगे जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए, जो पहले 3 गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होगा, 3 वैसे ही है जैसे गवर्नर बैंक, डिप्यूटी गवर्नर बैंक, और 1 ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। रेजिग्नेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, अगर उसको एमपीसी में नहीं रहना है तो 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड में दे सकता है। मिनिमम कोरम 4 है। कास्टिंग वोट गवर्नर का होता है, इसमें मिनिमम कोरम अगर एमपीसी बैठेगी, मिनिमम एमपीसी का मिनिमम कोरम 4 है। मीटिंग जो है वो 4 टाइम्स इन ईयर होनी चाहिए। द पॉलिसी जो है वो डिटरमाइन करेगी, क्या डिटरमाइन करेगी, रेट टू रिक्वायर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। तो पर्पस क्या होगा कि पॉलिसी का तो डिटरमाइन करेगी कि इन्फ्लेशन टारगेट वो कैसे अचीव करे, और ये जो कमिटी का डिसीजन आएगा वो बाइंडिंग होगा बैंक के ऊपर। ठीक है, 45ZB याद रखिएगा, 45ZI भी याद रखिएगा, IC 45IC, 45ZA एंड 45ZB। 45ZM बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हमेशा वंस इन 6 मंथ्स होगी। ठीक है, 45ZN बात करता है अगर आरबीआई जो है वो फेल करता है टारगेट को मीट करने का 3 क्वार्टर्स पर ईयर, तो इसको इन्फ्लेशन रिमेन करना पड़ेगा प्लस 6 to 2% के लिए। ठीक है, अब ये 49 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट की, कि पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट होता क्या है। तो ये स्टैंडर्ड रेट होता है जिसमें बैंक जो पे करेगी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे करेगी और अदर कमर्शियल पेपर्स व्हिच आर एलिजिबल टू परचेज अंडर द एक्ट। तो पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट होता क्या है। तो बेसिकली सेक्शन 49 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट का। ठीक है, तो इसमें बात करता है कि ये लीगली मैंडेट करता है कि आप बैंकों की आप इतना पब्लिकेशन और डिस्क्लोजर करोगे। क्या डिस्क्लोज और पब्लिक करोगे आरबीआई को, कि वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क बताता है कि इतना इंटरेस्ट रेट है, जो क्या कहते हैं बायबैक, मतलब बायबैक शेयर्स की तरह होते हैं कि डिस्काउंट पे वो बायबैक शेयर्स कर सकते हैं। सॉरी 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 ठीक है, सॉरी। पब्लिकेशन बैंक रेट जो होता है वो मैंडेटरी होता है बैंक को डिस्क्लोज करने का एक स्टैंडर्ड रेट, जिसमें जो पीपल है वो बायबैक कर सकते हैं अपने शेयर्स एक रीडिस्काउंटेड अमाउंट के लिए, जो कि कमर्शियल पेपर्स पे एप्लीकेबल होगा, उस पर वो क्या कहते हैं परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि क्या कहते हैं, इट लीगली मैंडेट्स द पब्लिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंडियाज बैंक रेट। It legally binds the Reserve Bank of India to announce the standard bank rate interest in which it is willing to buy back or rediscount eligible bills of exchange and commercial paper। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेट करेगा जिसमें आप डिस्काउंटेड बिल्स दोबारा खरीद सकते हो, कमर्शियल पेपर दोबारा खरीद सकते हो एलिजिबल। बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड बेंचमार्क टू कॉस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक का एकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल डिस्काउंटिंग। अब मैं आपको इसमें एक क्या कहते हैं बोनस कुछ क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ। जैसे आरबीआई का जो पेडअप रिजर्व कैपिटल है वो 5 लाख है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 5 करोड़ का, तो वैसे ही इसका पेडअप रिजर्व कैपिटल है 5 लाख है। और आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं लोन्स प्रोवाइड करती है जो अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, तो उसको रेपो रेट कहती है अगर शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। और अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक को ऑफर करती है जनरल पब्लिक को, तो उसको एमएसएफ कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड रेट प्रोवाइड करिए फॉर रीडिस्काउंटिंग बिल्स के लिए, तो हम उसको कहेंगे पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। ठीक है, वो मैंडेटरी है बैंक को कि पब्लिश करना, कि वो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स अगेन द कमर्शियल पेपर, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। और अगर रेट ऑफ बैंक ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अंडर जनरल पब्लिक को देते हैं, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है उसको बैंक रेट का फिक्स होता है तो वो जनरल पब्लिक को देते हैं, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो ये था हमारा टोटल आरबीआई एक्ट 1934। आई थिंक इससे 2-3 क्वेश्चन तो बनेंगे, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें हमने सेक्शन 13 तक तो पढ़ ही लिया था,
कि क्या कहते हैं कि मीटिंग, जनरल मीटिंग्स का। फिर उसके बाद सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जिसमें ऑब्लिगेशन होता है। सेक्शन 21 भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट होता है। सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सोल राइट टू इश्यू बैंक नोट्स है। 24 का आपको यही याद रखना है, 1 रुपीज का नोट नहीं है, 10,000 का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। 26 का लीगल टेंडर की करेंसी इसको मानी गई है बैंक को इशू करने का। सेक्शन 42 का जो है वो शेड्यूल बैंक की बात करता है, जो कि हमारा नेट डिमांड्स एंड टाइम लाइबिलिटीज के बेसिस पे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद 1 to 15th एंड 1 to 16th तक इसको होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है प्लस 3% इंटरेस्ट, बैंक रेट प्लस 3% इसको पे करना पड़ेगा और सब्सिक्वेंट में 5% पे करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 45 IA NBFC की बात करता है। सेक्शन 45 ICB NBFC की बात करता है। 20% प्रॉफिट रखना होता है। 2 करोड़ से 10 करोड़ 100 करोड़ तक इसको अपना नेट फंड रखना है। 45 ZA बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की, जो कि अभी हमारा PPI चलने वाला है, हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पहले हमारा CPI था जो कि हर 5 ईयर में रिवाइजेबल है। सेक्शन 45 ZB बात करता है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 1 गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर एंड 1 ऑफिशियल फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड, ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम द, बाकी 3 जो होते हैं वो अलग होते हैं। मिनिमम कोरम इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। 10% के गवर्नर इसमें कास्टिंग वोट डालता है और इसकी मीटिंग्स एवरी 6 मंथ्स में होती है। 6 मंथ्स में वंस इन एवरी 6 मंथ्स में होगी। अगर नहीं हुई तो 6% टू 2, इन्फ्लेशन रेट अगर मैच नहीं हुआ 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तो 6% टू 2% इसको करना पड़ेगा। और सेक्शन 49 पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। आई होप आपको पूरा RBI एक्ट 1934 समझ आया हो, पता चला हो। इसमें एक बार आप NBFC के जितने भी वो लॉन्च हुए हैं, क्या कहते हैं, जितने भी टायर्स लॉन्च हुए, इसमें शायद 4 टायर्स लॉन्च हुए हैं, तो आप एक बार वो देख के जाइएगा। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस का भी देख के जाइएगा, वो क्या होता है और कितना भी रेट चल रहा है। तो ये सारा आपका RBI एक्ट 1934 का था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी मेरे को गला बहुत खराब हो रखा है, मुझे जुकाम हो रखा है, फिर भी मैं आप तक की वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो, 1% मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय माय लव वॉरियर्स।